नमस्कार, डीडी न्यूज आप देख रहे हैं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों को सख्त हिदायत। प्रचार में एआई और सिंथेटिक कंटेंट के दुरुपयोग पर कसा जाएगा शिकंजा। बिहार में चरम पर चुनाव प्रचार। आज अमित शाह की ताबड़तोड़ 3 रैलियां। नीतीश, तेजस्वी और चिराग पासवान समेत अन्य नेताओं की ओर से भी धुआंधार प्रचार का दौर। अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पर लगाया प्रतिबंध। ट्रंप ने पेट्रो को बताया अवैध ड्रग लीडर। पेट्रो ने झुठलाए सभी आरोप। नहाए खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत। बिहार समेत देश भर में सज गए घाट। गूंजने लगे छठी मैया के गीत। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला आज। सीरीज गंवा चुकी टीम इंडिया कर सकती है कुछ बड़े बदलाव। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से बनाए गए या बदले गए वीडियो, ऑडियो और चित्रों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि डीप फेक और एआई आधारित झूठी सूचनाएं लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा हैं। आयोग ने कहा कि किसी भी एआई जनरेटेड या संशोधित सामग्री पर साफ लेबल होना चाहिए, जैसे एआई जनरेटेड या सिंथेटिक कंटेंट, जो ये दर्शाए कि सामग्री कृत्रिम तरीके से बनाई गई है। ऐसी सामग्री के लिए जिम्मेदार पार्टी या व्यक्ति का नाम भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी पहचान, स्वर या छवि का गलत प्रस्तुतिकरण निषेध है। यदि ऐसी कई सामग्री पोस्ट की जाती है तो उसे 3 घंटे के भीतर हटाना आवश्यक है। राजनीतिक दलों को सभी एआई उत्पन्न सामग्री के रिकॉर्ड रखने होंगे ताकि जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग इसे सत्यापित कर सके। ये सलाह चुनाव आयोग ने मई 2024 और जनवरी 2025 में जारी दिशा निर्देशों के बाद और अधिक गंभीरता से दी है ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि मतदाताओं का विश्वास बना रहे और चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न हो। यह परामर्श आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। बिहार विधानसभा के लिए इस बार कुल 2616 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 1314 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 1302 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज भी बिहार में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। शाह आज खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में हुंकार भरेंगे। खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर मैदान में उनकी पहली रैली होगी, जहां वो अलौली, खगड़िया, बेलदौर और परबत्ता सीट के लिए प्रचार करेंगे। खगड़िया जिले की अलौली विधानसभा सीट पर जेडीयू ने रामचंद्र सदा को उतारा है। खगड़िया सीट से एनडीए प्रत्याशी बबलू कुमार मंडल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद वे मुंगेर में जनसभा करेंगे और मतदाताओं से तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा विधानसभा के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील करेंगे। अमित शाह की आज तीसरी जनसभा नालंदा के श्रम कल्याण मैदान में होगी। इससे पहले कल अमित शाह ने सिवान और बक्सर में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला।
बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के सीएम दावेदार तेजस्वी यादव भी आज धुआंधार प्रचार करेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार आज डुमरांव में रैली करेंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव खगड़िया में प्रचार की कमान संभालेंगे। नीतीश आज डुमरांव की जनता से उनकी पार्टी के प्रत्याशी राहुल कुमार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे, तो वहीं तेजस्वी आज खगड़िया जिले के गोगरी, संसारपुर, अलौली और ब्रह्मापुर में महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। नीतीश जहां अपनी रैलियों में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी और संविदा कर्मियों की नौकरी पक्की हो जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशल्स सरकार के आमंत्रण पर 26 और 27 अक्टूबर तक सेशल्स गणराज्य के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। उपराष्ट्रपति डॉक्टर हार्मनी को भारत की ओर से शुभकामना देंगे और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे घनिष्ठ और विश्वासपूर्ण संबंधों को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे। सेशल्स भारत की विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। ये दौरा भारत और सेशल्स के बीच सहयोग एवं साझेदारी को और ज्यादा गहराई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बर्लिन में कहा है कि भारत व्यापार समझौतों को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी ऐसे व्यापारिक साझेदार की शर्त स्वीकार नहीं करेगा जो उसे किसी अन्य देश के साथ संबंध रखने से रोके। पीयूष गोयल ने व्यापार समझौते पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि व्यापार सौदे विश्वास पर आधारित होते हैं। उन्होंने कहा, भारत हमेशा राष्ट्रीय हित के आधार पर ही फैसले करता है। Trade deals are for a longer duration. Trade deals are not only about tariffs, it's not only about access of goods or services, it's also about trust, it's also about relationships. Yeah. It's a demonstration to businesses that you can work with between both countries and trust businesses to prosper, businesses to be protected, businesses to get opportunities and a fair deal in a rule of law in democracies that we all work in. So I think trade deals in a longer context have far more than just tariffs. और ट्रंप प्रशासन ने कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो, उनके परिवार और उनकी सरकार के एक सदस्य पर अवैध ड्रग व्यापार में मिलीभगत के आरोपों के चलते प्रतिबंध लगा दिया है। इससे दक्षिण अमेरिका में अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक के वामपंथी नेता के साथ तनाव तेजी से बढ़ गया है। वित्त विभाग ने राष्ट्रपति पेट्रो, उनकी पत्नी वेरोनिका डेल सोकोरो अल्कोसर गार्सिया, उनके बेटे निकोलस फर्नांडो पेट्रो बर्गोस और कोलंबियाई गृह मंत्री आर्मांडो अल्बर्टो बेनेडिटी पर ये प्रतिबंध लगाए हैं। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति पेट्रो ने ड्रग कंट्रोल को फलने फूलने दिया और इस गतिविधि को रोकने से इनकार कर दिया। वहीं कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि उन पर लगाई गई अमेरिकी पाबंदियां एक विरोधाभास हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वे कई दशकों से नशे के कारोबार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका ने अब पेट्रो को भी उन दुनिया के नेताओं की सूची में शामिल कर लिया है जिन पर वे पाबंदियां लगा चुका है, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन का समर्थन करने वाले 20 से ज्यादा यूरोपीय देशों ने एक संयुक्त प्रयास में वैश्विक बाजार से रूसी तेल और गैस की बिक्री को रोकने पर सहमति जताई है। ये लंदन शिखर सम्मेलन में रूस पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए कई उपायों में से एक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ये रूस की युद्ध मशीन के लिए धन रोक रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे और यूरोपीय संघ ने उनके गैस निर्यात पर निशाना साधा था। सम्मेलन में मौजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जोर दिया कि ये आर्थिक दबाव ही युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है।
इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर अब्बास हसन कार्की को मार गिराया। अब्बास हसन कार्की हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के मुख्यालय के रसद कमांडर थे। इजरायली सेना ने दावा किया कि कार्की एक प्रमुख व्यक्ति थे जो हाल के महीनों में हिजबुल्लाह के युद्धक शक्ति के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इसराइल ने सड़क पर एक वाहन पर हवाई हमला किया जिसमें कार्की की मौत हो गई। अब्बास हसन कार्की की ये हत्या हिजबुल्लाह गुट के नेतृत्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लक्षित कार्रवाई को दर्शाती है। और भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 2 आधुनिक तीव्र गश्ती पोत ICG अजीत और अपराजित का जलावतरण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये पोत स्वदेश निर्मित 8 तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला में 7वें और 8वें हैं। लगभग 320 टन वजन वाले ये जहाज उत्कृष्ट गतिशीलता और प्रणोदन क्षमता से लैस हैं। ये मत्स्य संरक्षण, तटीय गश्त, तस्करी रोधी, समुद्री डकैती रोधी और खोज तथा बचाव अभियानों सहित बहुमिशन भूमिकाओं में सक्षम हैं। और यहाँ रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठ महापर्व की, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। लोक आस्था और अनुशासन का पर्व छठ नहाय खाए के साथ ही पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो गया है। सूर्य देव और छठी मैया की आराधना को समर्पित ये पर्व प्रकृति, पवित्रता और जीवन ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से शुरू होकर खरना, अस्ताचलगामी सूर्य अर्घ और उदीयमान सूर्य को अर्घ देने करने जैसे पारंपरिक अनुष्ठान के साथ समाप्त होता है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक है छठ पूजा, जो भगवान सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। ये व्रत हिंदू धर्म के सभी पर्वों में से सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें व्रती महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। इस दौरान व्रती बिना अन्न और जल ग्रहण किए सूर्यदेव को 2 बार अर्घ्य देते हैं। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें व्रती स्नान करने के बाद शुद्धता के साथ इस पर्व की शुरुआत करती हैं। इस दिन सादा और सात्विक भोजन किया जाता है। इसके अगले दिन खरना होता है। खरना के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से खाना बनाकर पूजा की जाती है। गुड़ की खीर, जिसे रसियाव भी कहते हैं, और घी से बनी रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। सूर्यदेव की पूजा अर्चना के बाद यह महाप्रसाद सबसे पहले खुद व्रती ग्रहण करती है। उसके बाद परिवार और आस-पास में बांटा जाता है। इसके बाद आता है तीसरा दिन, जो छठ पूजा का सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण दिन होता है। तीसरे दिन व्रती महिलाएं नदी या तालाब में खड़ी होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। सूर्य देव को दूध और जल अर्पित किया जाता है और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे दिन यानी अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
व्रती महिलाएं सूर्योदय के समय जल में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घ आयु और जीवन में ऊर्जा की कामना करती है। इसी के साथ 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास खत्म होता है और छठ महापर्व संपन्न होता है। इस बार छठ पर्व 25 अक्टूबर यानी शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर यानी मंगलवार तक चलेगा। इस दौरान पहला दिन 25 अक्टूबर नहाय खाए, दूसरा दिन 26 अक्टूबर खरना, तीसरा दिन 27 अक्टूबर संध्या अर्घ्य और चौथा दिन 28 अक्टूबर उषा अर्घ्य और पारण। आस्था, विश्वास और श्रद्धा का ये महापर्व लोक संस्कृति और प्रकृति से भी गहनता से जुड़ा हुआ है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और पूजा अर्चना से जहाँ रोग कष्ट मिट जाते हैं और निसंतान को संतान सुख प्राप्त होता है, वहीं सूर्य की आराधना इस बात का प्रतीक भी है कि कृषि और जीवन दोनों सौर ऊर्जा पर निर्भर है। साथ ही स्वच्छ जल स्रोतों का उपयोग यह दर्शाता है कि स्वच्छ जल और पर्यावरण संरक्षण हमारी कृषि परंपरा का मूल हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छठ पूजा को उत्तर भारत में बेहद खास पर्व माना जाता है। श्रद्धालुओं के लिए ये पर्व नई उम्मीदें लेकर आता है। 4 दिन तक मनाए जाने वाले इस पर्व से करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं छठ पूजा के महत्व और इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार और झारखंड में मनाया जाने वाला छठ केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि महापर्व है जो कुल 4 दिन तक चलता है। दरअसल छठ पूजा सूर्य देव की कृपा पाने के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है और जिन महिलाओं को संतान नहीं होती है उनके लिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा के जरिए सूर्य देव को प्रसन्न करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ पर्व के अवसर पर सूर्य की आराधना की जाती है। छठ पर्व शुरू होने के पीछे कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे राजा प्रियव्रत की कहानी है। पुराण में कहा गया है कि प्रथम मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। राजा के पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराया और राजा की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर खाने को दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। इस घटना से राजा और रानी को गहरा आघात लगा और वे स्मशान में जाकर पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। कहते हैं उसी समय भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती हैं। उन्होंने राजा को बताया कि उनकी पूजा करने से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। उन्होंने ऐसा करने वाले को इच्छा के अनुरूप फल की प्राप्ति का वरदान दिया। इसके बाद राजा ने पुत्र की कामना से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि राजा ने ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को की थी, तभी से छठ पूजा इसी दिन की जाती है। छठ से जुड़ी एक और मान्यता के अनुसार इसकी शुरुआत महाभारत कालीन है। इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के भक्त कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। इसके साथ ही षष्ठी और सप्तमी की तिथि को वो विशेष पूजा अर्चना करते थे। ऐसा माना जाता है कि छठ पर्व पर अर्घ्य दान की परंपरा तभी से प्रचलित हुई। दरअसल भौगोलिक रूप से सूर्य पुत्र कर्ण का संबंध बिहार के भागलपुर से है, इसलिए माना जाता है कि सूर्य पुत्र कर्ण के कारण ही बिहार में छठ पूजा की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भारत का उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि प्रधान है और कृषि सूर्य पर निर्भर करती है। इसलिए भी सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस पूजा को किया जाता है। भारत में हमेशा से प्रकृति की पूजा की परंपरा रही है। सूर्य देव को अर्घ्य देकर छठ पूजा का प्रचलन भी इसी परंपरा का एक हिस्सा है।
हिंदू धर्म के अनुसार छठ माता भगवान सूर्य की छोटी बहन है, इसलिए उनकी लाडली भी है। लाडली होने के कारण वे बात बात पर रूठ जाती हैं और इनको खुश करने के लिए ही सूर्य देवता को प्रसन्न किया जाता है। इस पवित्र व्रत को लगातार करने से जीवन में न केवल सुख संपत्ति और शांति मिलती है, बल्कि यश, पुण्य और कीर्ति की भी प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। ओडिशा सरकार ने बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवाती तूफान के मद्देनजर सोमवार तक सभी जिला प्रशासन और विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है। आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त राहत सामग्री की व्यवस्था कर ली गई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र आज पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर दक्षिण पूर्व और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है। इसकी वजह से सोमवार से 3 दिन तक ओडिशा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। पर्थ और एडिलेड में खेले गए पहले 2 मैच हारकर सीरीज गंवा चुकी भारतीय टीम सिडनी वनडे जीतकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश करेगी। सिडनी में भारतीय टीम अपने 2 सबसे अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद करेगी। सिडनी वनडे रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बेहद भावनात्मक और अहम होगा। भारतीय क्रिकेट के इन दोनों पूर्व कप्तानों और दिग्गज बल्लेबाजों को संभवतः ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा हो सकता है। सिडनी भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे दौरे का आखिरी मुकाबला है। रोहित और विराट निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपने आखिरी मैच को यादगार बनाना चाहेंगे। और सर्बिया में चल रही अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान हंसिका लांबा 53 किलोग्राम और सारिका मलिक 59 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। हंसिका लांबा और सारिका मलिक आज अपने जापानी प्रतिद्वंदियों के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला पहलवानों ने अपने अपने भार वर्गों में 5 कांस्य पदक भी जीते। ये पदक निशु ने 55 किलोग्राम, नेहा शर्मा ने 57 किलोग्राम, पुलकित ने 65 किलोग्राम, सृष्टि ने 68 किलोग्राम और प्रिया ने 76 किलोग्राम वर्ग में जीते। बहरीन में एशियाई युवा खेलों में भारत के वीर भादु ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA में देश के लिए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इस स्पर्धा में ये भारत का पहला पदक है। वहीं पुरुषों की 5000 मीटर पैदल चाल में पलाश मंडल ने भी कांस्य पदक जीता। भारत 2 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर तालिका में 5वें स्थान पर है। भारत की स्वदेशी श्वानों की बहादुरी, वफादारी और शक्ति का इतिहास सदियों पुराना है। इन्हीं मूल्यों को नई दिशा दी है सीमा सुरक्षा बल ने। BSF ने अपनी टुकड़ियों में भारतीय नस्ल के श्वान रामपुर हाउंड और मडहोल हाउंड को शामिल कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत के इतिहास, संस्कृति और पुराणों में श्वानों को सदैव एक विशिष्ट और सम्मानीय स्थान मिला है। भारतीय मूल के श्वानों की नस्लें अपनी साहस, निष्ठा और कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध रही हैं। राजसी दरबारों से लेकर रणभूमि तक भारत की गौरवशाली सैन्य और सांस्कृतिक परंपरा में इनका विशेष स्थान रहा है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए BSF ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से स्वदेशी नस्लों को अपनी K9 टुकड़ियों में शामिल करने की पहल की। प्रधानमंत्री ने टेकनपुर स्थित BSF के नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स के दौरे के दौरान भारतीय नस्लों के इस्तेमाल पर जोर दिया था। PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी देशवासियों से भारतीय नस्लों के श्वानों को अपनाने और प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। यह अपील आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की भावना से उत्प्रोत थी, जिसने देश में स्वदेशी गर्व, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई चेतना को जन्म दिया। इससे प्रेरित होकर BSF ने 2 प्रमुख नस्लों रामपुर हाउंड और मडहोल हाउंड को अपने प्रशिक्षण और अभियानों में शामिल किया। प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में
भारतीय नस्ल के डॉग्स को प्राथमिकता देने का आह्वान किया था। इसी से प्रेरणा लेकर बीएसएफ एकेडमी ने भारतीय नस्ल के मुधोल हाउंड और रामपुर हाउंड का ब्रीडिंग और ट्रेनिंग का प्रोग्राम की शुरुआत की। बीएसएफ ने अभी तक 150 भारतीय नस्ल के डॉग्स को बॉर्डर पे तैनात किया है और ये भारतीय नस्ल के डॉग सीमा सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की रामपुर रियासत से संबंधित रामपुर हाउंड अपनी गति, वीरता और निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध है। दक्कन के पठार का मूल निवासी मुधोल हाउंड पारंपरिक रूप से पहरेदारी और शिकार से जुड़ा है। इन भारतीय नस्लों की विशेषताएं उच्च फुर्ती, सहनशक्ति, अनुकूलनशीलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, न्यूनतम देखभाल की आवश्यकता इन्हें भारत के विविध भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त बनाती हैं। बीएसएफ ने इन नस्लों का प्रशिक्षण और प्रजनन न सिर्फ टेकनपुर में बल्कि अपने विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में भी शुरू किया। आज 150 से ज्यादा भारतीय नस्ल के श्वान पश्चिमी, पूर्वी और नक्सल क्षेत्रों में तैनात हैं। मढोल और रामपुर हाउंड दोनों ही बेहतरीन ट्रैकर्स हैं। गर्मी, ऊंचाई या जंगल, हर परिस्थिति में इनका प्रदर्शन शानदार रहा है। इनकी सफलता ने साबित कर दिया है कि स्वदेशी नस्लें किसी भी विदेशी नस्ल से कम नहीं हैं। अब इस गौरवशाली यात्रा का अगला अध्याय 31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर में लिखा जाएगा, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में बीएसएफ की पूरी स्वदेशी डॉग टुकड़ी हिस्सा लेगी। भारतीय नस्लों के श्वानों का बीएसएफ में समावेश, प्रशिक्षण और तैनाती न केवल भारत की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी गौरव के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है, बल्कि ये भारत की उस दृढ़ संकल्पित भावना का प्रतीक भी है जो परंपरा और आधुनिकता को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज के समय में मुनाफा किसे नहीं पसंद, लेकिन कभी कभी मुनाफे का लालच नुकसान की तरफ धकेल सकता है। क्रिप्टो करेंसी भी उन्हीं में से एक है जिसके नाम पर बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन अगर इसमें सोच समझ कर निवेश किया जाए तो बड़े नुकसान को टाला जा सकता है। भी आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो एक बेसिक प्राइमरी एनालिसिस में बोलूँगी वो ये होता है कि सबसे पहले आप देख लो कि वो कब बना है, राइट? उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है, वो कब से स्टार्ट हुआ है। बहुत ही रीसेंट अगर है तो आप मत जाइए। हर एक क्रिप्टो करेंसी का एक कम्युनिटी बेस होता है जिसमें उसमें उसके क्या रिलायबिलिटी है, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो हर तरह से शेयर करते रहते हैं। अगर कोई नई करेंसी है और आप निवेश करना चाह रहे हो तो आप एक स्कोर वहाँ पर चेक कर सकते हो कि वेदर इट इज़ अ रिलायबल करेंसी और नॉट। क्रिप्टो में निवेश से पहले किन बातों का रखें ध्यान और कैसे बचें क्रिप्टो में धोखाधड़ी से, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात आपके सवालों की, जिसमें आप जानना चाहते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस, क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में। जिस भी वॉलेट एप्लीकेशन पे जा रहे हो क्या एक रिलायबल एप्लीकेशन है या फिर रिलायबल एक्सचेंज है। लगभग 15 से 16 हज़ार क्रिप्टो करेंसीज ऐसी है जो अभी वर्किंग स्टेट में है और उससे भी ज़्यादा है जो कि कुछ टाइम के लिए आई है और डॉर्मेंट हो गई है। ना आपको असली नाम बताने की ज़रूरत है, ना आपको आपका पता बताने की ज़रूरत है। इट इज़ दैट एनोनिमस। तो देखिएगा साइबर अलर्ट सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।